और आज की क्लास लखनऊ चिकित्सा समाज कार्य की है। लखनऊ चिकित्सा समाज कार्य में मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों से निर्धनता के बारे में, पॉवर्टी के बारे में। तो भारत में सामाजिक समस्याओं और उसके समाधान के बारे में हम लोग निर्धनता के बारे में देखेंगे। जैसे ही कोई व्यक्ति निर्धनता बोलता है तो आपके माइंड में एक ही बात आती है, गरीबी। तो सीधी सी बात है, आप इसको सिंपल भाषा में याद रखिए। अगर कोई पूछता है आपसे कि गरीबी कहते किसे हैं, निर्धनता कैसे कहते किसे हैं, तो आप लोग कहना कि निर्धनता वह स्थिति है या स्तर है या लेबल है जहां पर व्यक्ति की आय इतनी कम हो जाती है कि वह व्यक्ति अपनी आधारभूत जरूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं होता है। तो उसको हम लोग कहते हैं निर्धनता। ठीक है, एक व्यक्ति जो है अपनी आय के बराबर ना वो अर्निंग नहीं कर पाने के कारण उसकी आय कम हो जाती है, और जो व्यक्ति की आधारभूत आवश्यकताएं होती, जो बेसिक आवश्यकताएं होती है, उसको पूरा करने में वो सक्षम नहीं हो पाता है। इसी को हम लोग कहते हैं निर्धनता। बस ऐसे ही आप लोगों को बता। और भारत में अगर मैं बात करूं, निर्धनता एक बड़ी समस्या है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में एक पॉइंट बना देगा कि भारत में निर्धनता एक बड़ी समस्या है। तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल ये एक बड़ी समस्या है। देखते हैं, कह रहा है कि निर्धनता या गरीबी वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपनी तथा अपने पर आश्रित सदस्यों की आवश्यकता की पूर्ति धन के अभाव के कारण नहीं कर पाता है, जिसके कारण उसके परिवार का जीवन की न्यूनतम आवश्यकता जैसे रोटी, कपड़ा, मकान भी उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो ऐसे में हम उसको कहते हैं कि ये निर्धनता है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो समाज का वह व्यक्ति जो अपनी बुनियादी आवश्यकताएं या आवश्यकताओं जैसे भोजन, वस्त्र, आवास को पूरा करने में असमर्थ होता है, तो उसको कहते हैं निर्धनता, या आप कह लीजिए गरीबी। बस आपको इतनी ही बात ध्यान रखनी है। और निर्धनता जो है सामाजिक आर्थिक समस्या है, या एक आर्थिक समस्या इसलिए है क्योंकि आर्थिक अभाव ही निर्धनता को जन्म देता है। अब मैंने कहा कि सामाजिक समस्या भी है। सामाजिक समस्या इसलिए है क्योंकि इससे उत्पन्न दशाएं सामाजिक जीवन को सबसे अधिक प्रतिकूल के रूप में प्रभावित कर देती है। एक होता है अनुकूल, और अनुकूल का जब कभी आप बात करें तो वो होता है पॉजिटिव वे में। जैसे मैंने हमेशा बोलता हूं कि व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना, तो मुख्य धारा से जोड़ने का मतलब है कि पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू में अनुकूलन या अनुकूल की एक्टिविटी में उसको ले आना, और प्रतिकूल का मतलब होता है निगेटिव क्रियाविधि में। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा शब्दों के बारे में भी आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे गिलीन और गिलीन की एक परिभाषा है निर्धनता को लेकर। इनका कहना है कि निर्धनता वह दशा है जिसमें एक व्यक्ति अपर्याप्त आय, विचारहीन व्यय के कारण अपने जीवन स्तर को ऊंचा नहीं रख पाता है। देखिए, आप सभी से मैं बताऊं कि आपको मैं इसलिए प्रतिदिन क्लास देता हूं कि मैं प्रतिदिन 1 घंटे आप लोगों से सोशल वर्क के बारे में बोलता हूं। जब आप एग्जाम में बैठते हैं और उस दौरान आपने उस प्रश्न को पढ़ा होता है, लेकिन आपका दिमाग में ये नहीं आता है कि मैं इस पे ऑप्शन में ए लगाऊं, बी लगाऊं, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसी कंडीशन पे जो व्यक्ति सोशल वर्क की क्लासेस बराबर कंटिन्यू लेता रहता है, तो वो बार बार उस प्रश्नों को 2-3 बार पढ़ने से वो उत्तर तक या आंसर तक वो जा सकता है। इसलिए क्लासेस पर डे आप ले। मैं आपसे कहूंगा कि मैं परिभाषा इसलिए बार बार पढ़ता हूं आप लोगों के लिए क्योंकि आपका कहीं ना कहीं माइंड क्लिक कर रहा है। गिलीन और गिलीन तो सामाजिक परिवर्तन में भी परिभाषा बोला है, सामाजिक विघटन में भी परिभाषा अपना बोला है। लेकिन अगर हम गिलीन और गिलीन की परिभाषा निर्धनता के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कहते हैं कि एक व्यक्ति अपर्याप्त आय, विचारहीन व्यय के कारण अपने जीवन स्तर को इतना ऊंचा नहीं रख पाता है जिससे कि उसकी शारीरिक, मानसिक कुशलता बनी रहे और
वह तथा उसके आश्रित समाज के स्तर के अनुसार जीवन व्यतीत कर सके। तो निर्धनता एक सामाजिक आर्थिक समस्या है। तो सामाजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, आर्थिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो दोनों बातें ग्लीन और ग्लीन की परिभाषा में इन्वॉल्व है। समाज के स्तर के अनुसार जीवन व्यतीत कर सके, तो कहीं ना कहीं सामाजिक समस्या भी बता रही है, प्रतिकूल पड़ रहा है प्रभाव। और अपर्याप्त आय की बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आर्थिक चीजें भी इन्वॉल्व है इस परिभाषा में। तो ग्लीन की परिभाषा थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, और इसको केवल आय और समाज को, दो ही शब्द को, कीवर्ड्स को पकड़े, और इससे भी आप आसानी से उत्तर तक पहुंच सकते हैं। अदरवाइज कोई नहीं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ग्लीन और ग्लीन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक नाम आता है गोडार्ड का। मैं बताऊं इनके बारे में, तो इनका कहना है निर्धनता को लेकर कि जीवन स्तर के प्रचलित मानक के आधार पर किया जाता है। मानक समय, स्थान, परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं। तो थोड़ा सा देखिए, कहते हैं कि निर्धनता उन वस्तुओं का अभाव या अपर्याप्त पूर्ति है जो एक व्यक्ति तथा उसके आश्रितों के स्वास्थ्य और कुशलता को बनाए रखने में आवश्यक होती है। अच्छा, यहाँ आपने थोड़ा सा जो देख रहे हैं आप लोग कि 2400 कैलोरी, मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहा हूँ। ये गोलार्ड भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बशर्ते मैं आपसे कहूँ सिंपल शब्दों में। एक बात ध्यान रखना मेरी, निर्धनता से आप क्लियर कर लेंगे कि निर्धनता वो स्थिति है जहां पर व्यक्ति की आय इतनी कम हो जाती है कि वह अपनी आधारभूत जरूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं होता है, तो उसको निर्धनता कहते हैं। इतनी बात ध्यान रहेगी तो आप जैसे भी किसी की परिभाषा भी पढ़ेंगे ना, तो वो एग्जाम में ऑटोमेटिक आपका करेक्ट हो जाएगा। किसी की परिभाषा यहाँ पर नाम लेकर नहीं पूछा जाएगा, मैं आपको पक्का बता दिया यहाँ से। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे सभी लोग कि किस विद्वान जो है बोगार्ट्स ने क्या कहा, ग्लीन एंड ग्लीन ने क्या किया, यहाँ से ऐसे प्रश्न नहीं बनाए जाएंगे। बात करते हैं हम लोग, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार लगा लीजिएगा। देखिए भारत में जो ग्रामीण क्षेत्र, देखिए ये बेसिकली है क्या, मैं आपको बता दूं। निर्धनता के जो टाइप होते हैं वो दो ही टाइप के होते हैं, पहले थोड़ा सा समझिएगा। अगर हम बात करते हैं, एक प्रकार बनता है आपका निरपेक्ष निर्धनता, आप कहते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी, निरपेक्ष को इंग्लिश में बोलते हो। एक होता है सापेक्ष निर्धनता, उसको आप लोग कहते हो रिलेटिव जो है पॉवर्टी। तो आप जो पॉवर्टी है, जो है पॉवर्टी जो है, यहाँ पे निर्धनता जो है वो दो ही टाइप की है, निरपेक्ष है और सापेक्ष है। निरपेक्ष में बेसिकली देखा गया है कि व्यक्ति अपनी आधारभूत जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ रहता है, सक्षम नहीं रहता है। तो इसमें बेसिकली भारत में जो निर्धनता रेखा तय करने के लिए बताई गई वो दो टाइप की विधियां थी। अभी ये पीडीएफ में मिलेगा, थोड़ा सा समझ लीजिए यहाँ पे। एक का नाम था कैलोरी अंतर्ग्रहण, ये विधियों की बात मैं कर रहा हूँ आप लोगों से, जो रेखा निर्धनता रेखा तय करती है। और जो दूसरा था वो न्यूनतम उपभोग व्यय था, है ना। तो जो दूसरा था वो था आपका न्यूनतम उपभोग व्यय था। ये जो आप देख रहे हैं कि भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन तथा शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से कम उपभोग को गरीब माना जाएगा। और आपको बता दूं, ये स्टेटमेंट एक था लकड़ा वाला समिति, अभी नीचे आएगा। लकड़ा वाला जो समिति थी उसके अकॉर्डिंग कैलोरी अंतर्ग्रहण विधि को सबसे पहले लकड़ा वाला समिति ने तय किया था। सबसे पहले इस समिति को उसी ने बनाया था, इस कैलोरी को। तो एक तो ये था आपका कि कैलोरी अंतर्ग्रहण को लेकर, दूसरा था न्यूनतम उपभोग व्यय को लेकर। ठीक है, न्यूनतम। अब ये जो न्यूनतम उपभोग व्यय था, ये बेसिकली एक व्यक्ति के प्रतिदिन न्यूनतम व्यय की जरूरतों के बारे में बात करता था। तो मैं आपको बता दूं, उस समय एक सुरेश तेंदुलकर समिति आई थी, वह वर्ष था 2003। और सुरेश तेंदुलकर समिति जो आई थी, ये न्यूनतम उपभोग व्यय को लेकर था। अब बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, वो सोचते हैं कि न्यूनतम उपभोग व्यय को लेकर एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया है, जो 2400-2300 कैलोरी लगाया है वो उसको लगा के चले आते हैं। परंतु 2300-2400 जो कैलोरी वाला सिस्टम आता है, वो समिति आती है लकड़ा वाला समिति की। गांव में 2400 कैलोरी दिन,
प्रतिदिन की बात किया था। शहर में 2100 कैलोरी प्रतिदिन से कम यदि किसी को प्राप्त होता है तो वह गरीब माना जाता है। अब यहाँ पे उसने माना भी है कि भाई कम उपभोग को गरीब माना जाएगा। देखिए, आप लोगों से बहुत सारे लोग मिलते हैं, वो सीधा सीधा कहते हैं भैया मैं तो गरीब हूँ। आपके फ्रेंड सर्कल में भी बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, वो लोग भी बोलते भाई मैं तो गरीब हूँ, मैं इतना सक्षम नहीं हूँ। तो आप वहाँ पे बोल दिया करो कि नहीं भाई, जब तुम्हें 2400, अगर मान लो आप गाँव में हैं, अगर गाँव में ये बात चल रही है तो आप सीधा कह दीजिए कि आप 2400 अगर सुबह शाम भोजन ले रहे हैं, सुबह शाम की बात छोड़ो, प्रतिदिन की बात कर रहा हूँ मैं, प्रतिदिन की बात कर रहा हूँ। तो अगर आप प्रतिदिन में 2400 कैलोरी ले रहे हैं तो गरीब कहाँ से हुए? जो कि ये बात सीधा शब्दों में लकड़ावाला समिति ने कहा है भारत की निर्धनता में। यहाँ पे उन व्यक्ति को आप गरीब कहिए जिसके पास 2400 कैलोरी भोजन नहीं मिल पा रहा हो। एक शहर में 2100 कैलोरी का भोजन नहीं मिल पा रहा, उनको बोलिएगा कि ये व्यक्ति गरीब है, उसकी मदद करिएगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। यहां से एक प्रश्न बनाया गया था, ठीक है, एमपीपीएससी में, याद रखेंगे। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। नोट भी बनाते रहिएगा थोड़ा थोड़ा सा, यही नोट्स आपके एग्जाम के समय में काम आते हैं, है ना। क्योंकि आप जब नोट्स पेज पलटेंगे तो फटाफट आपके दिमाग में वो सारी चीजें क्लिक होती रहेगी, है ना। आगे हम बात करते हैं रंगराजन समिति के बारे में। अच्छा, और भी है, अभी मैं डीप में भी चलूंगा इसके बारे में। तो इसमें उपभोग खर्च की बात की गई, जिसमें गरीबी का आधार बनाया गया, और उसके अनुसार 2011-12 में भारत में कुल 363 मिलियन लोग गरीब हैं। अच्छा, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, फैक्ट के रूप में भी नहीं पूछा जाएगा, ये फैक्ट के रूप में भी, लेकिन आप इतना ध्यान रखिए कि गरीबी का जो आधार बनाया गया है उपभोग खर्च को लेकर, वो कह देना आप लोग कि रंगराजन समिति के अकॉर्डिंग किया गया है। वो आप लोग बोल देना रंगराजन समिति के अकॉर्डिंग बताया गया है। और मैं बता दूं, रंगराजन जो समिति थी वो 2012 में लाई गई थी, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये 2012 में एक योजना आयोग के द्वारा न्यूनतम उपभोग व्यय विधि थी, और इस विधि की सिफारिश को जांच के लिए बनाया गया था। और इसी समिति ने तेंदुलकर समिति के तरीके को सही बताते हुए उसके कुछ सुधार भी किए, उसमें कुछ सुधार भी किए ये रंगराजन में। अगर मैं आपसे बात करूं तो यहां पे आप देखिए, जो भारत की कुल आबादी है 29.6%, जबकि सुरेश तेंदुलकर समिति के अनुसार भारत में जो गरीबी इन्वॉल्व की गई है वो 21.9%। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये, है ना। ये मेडिकल सोशल वर्क के स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझ में आ रहा है अभिषेक सर? चलिए, तो आगे अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो एक चीज और देखिए आप सभी लोग, गांव में जो सुरेश तेंदुलकर की बात की गई, गांव में इस समिति के अंतर्गत जो सुधार करने की बात की गई थी, उसमें कहा गया कि 32 रुपए प्रतिदिन गांव में और शहर में 47 रुपए प्रतिदिन को निर्धनता रेखा का आधार माना गया था। अगर रुपए में भी देखो एग्जाम में प्रश्न बना सकता है, तो रुपए की बात आए तो केवल रंगराजन समिति 2012 वाले में ही कहा गया है 32 रुपए प्रतिदिन गांव के लिए, 47 रुपए प्रतिदिन निर्धनता का जो आधार बनाया गया वो शहर के लिए। टोटल दोनों को मिला के 21.9% भारत में गरीबी है, उन्हीं के आधार पे बताया था ये। तो ये एक टाइप था आपका, जो मैं आपसे बात किया हूं अभी अभी निरपेक्ष को लेकर, एब्सोल्यूट को लेकर। वहीं अगर मैं दूसरी समिति की बात, दूसरे टाइप की बात करता हूं, तो आपके सामने मिलता है सापेक्ष, जिसको हम कहते हैं रिलेटिव पॉवर्टी। ये बेसिकली संयुक्त राष्ट्र के अकॉर्डिंग कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति, ठीक है, याद रखिएगा, प्रतिदिन डॉलर में 1.90 से कम पर अपना जीवन व्यापन कर रहा होता है तो वह गरीबी रेखा के नीचे माना जाएगा। और इसी आधार पर संयुक्त राष्ट्र प्रतिवर्ष राष्ट्रों की निर्धनता सूची जो है प्रकाशित कर दिया। तो ये प्रश्न ऐसे ही बन जाता है कि कभी कभी कि भाई बताइए किसने प्रकाशित किया है निर्धनता की सूची? तो याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र ने किया है ना। तो ये सारी चीजें हैं, आप सबको ध्यान रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं इसमें रंगराजन समिति के अकॉर्डिंग। अच्छा देखिए, अभी भी मैंने बोला है आप लोगों को कि गांव को लेकर बात कर रहा था, तो ग्रामीण में 32 रुपए और शहरी क्षेत्रों में 47 रुपए प्रतिदिन प्रति व्यक्ति उपभोग,
को गरीबी रेखा निर्धारित किया था। अर्थात इससे कम उपभोग करने वाला व्यक्ति गरीब है, जो औसत मासिक रूप में ग्रामीण क्षेत्र में 972 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 1407 रुपये प्रति व्यक्ति रही है। तो मासिक का मतलब होता है महीने का, है ना, मंथ का। तो ये चीज़ें बताई गई है। तो अगर आप इसके हिसाब से भी चलेंगे, है ना, तब भी आपका जो है जो दिया जाता है फॉर्म वगैरह भरने के लिए, वही 60,000 रुपये सालाना, 35,000 रुपये सालाना कमाते हैं, तो भी वो व्यक्ति गरीब थोड़ी ना होता है ना, गरीब नहीं होता है वो। तो ये निर्धनता के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो ये सारी चीज़ हमें देखने को मिलती है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आप सभी को लिए। और एक चीज़ और बता दूं, जो भारत में सबसे पहले जो गरीबी का अध्ययन किया गया था वह वर्ष था 1870। भारत में अगर हम बात करते हैं जिस समय गरीबी का अध्ययन किया गया वह वर्ष था 1870 में, और दादा भाई नौरोजी ने इस पे किया था, दादा भाई नौरोजी ने। तो ये कभी कभी फैक्ट के रूप में हमें देखने को मिलता है ना। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान, अभी ये फैक्ट के रूप में नीचे है भी, ऐसा कि नहीं है, लेकिन अगर आप लिख रहे हैं तो और बहुत अच्छी बात है। अब देखिए, मैंने अभी आपको बताया भी था कि सापेक्ष एक होता है रिलेटिव, जिसको मैं कहता हूँ निरपेक्ष, जिसमें एब्सोल्यूट पॉवर्टी के बारे में बात किया था। तो दो टाइप के होते हैं ये निर्धनता, और ये आप भली भांति तरीके से जानते हैं। हम बात करते हैं यहाँ पर एक करके, देखिए निरपेक्ष रूप से। तो निरपेक्ष निर्धनता वो स्तर होता है, पहले समझिए मेरी बात को, जहाँ व्यक्ति अपनी आधारभूत जरूरतें जैसे रोटी, कपड़ा, मकान पूरा करने में सक्षम ना हो, और इसके अंतर्गत एक निश्चित मापदंड तय किया जाता है, और इसके पूर्व मतलब तो इसके पहले निर्धारित मापदंड से नीचे के स्तर के लोगों को गरीब माना जाता है, और इस तरह से यहाँ निर्धनता रेखा को तय करा जाता है। तो निरपेक्ष निर्धनता के मापन की विधि को जो है हेड काउंट विधि भी कहा जाता है। आप ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी कभी एग्जाम में हम लोगों को देखने को मिल जाता है ना, हेड काउंट विधि। ठीक है, अब हेड काउंट विधि किसको कहा जाता है, या नाम आ जाए तो आप कंफ्यूज मत होना कि ये कुछ अलग नाम आ गया, नहीं, ये बेसिकली निरपेक्ष निर्धनता के मापन की विधि को ही बोला जाता है, हेड काउंट विधि बोला जाता है। और ये दो टाइप की होती है, एक कैलोरी के आधार पर है और एक न्यूनतम उपभोग के व्यय के आधार पर है, जैसा कि मैंने ऊपर अभी आपको बता चुका हूँ। तो देखिए, निरपेक्ष रूप से उन लोगों को गरीब कहा जाता है जिनको निर्वाह की न्यूनतम आवश्यकताएं जैसे भोजन, आवास, वस्त्र भी प्राप्त ना हो पाता हो। सापेक्ष निर्धनता का मतलब क्या होता है? अब सापेक्ष निर्धनता के बारे में अगर मैंने आपसे बात करूं तो ये भी सिंपल है कि सापेक्ष निर्धनता का आकलन होता है, ध्यान से सुनिएगा, आकलन होता है, मापन नहीं। मापन तो निरपेक्ष में होता है। अगर हम आकलन का एक राष्ट्र का बारे में देखते हैं तो वहाँ पे अन्य राष्ट्रों के साथ आकलन करने से है, जहाँ पे संयुक्त राष्ट्र के अकॉर्डिंग कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन $1.90 से कम पर अपना जीवन यापन कर रहा होता है तो वह गरीबी रेखा से नीचे माना जाएगा, ऐसी बात कहता है संयुक्त राष्ट्र। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सापेक्ष निर्धनता का तात्पर्य से कि एक व्यक्ति के पास सापेक्ष रूप से या सापेक्षिक रूप से दूसरे व्यक्तियों से कम धन और संपदा के होने से, जैसे निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग एवं अगर हम बात करें एवं मध्यम वर्ग से एवं मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग से सापेक्षिक रूप से निर्धन को हम लोग सापेक्ष निर्धन कहेंगे। तो ये चीज़ आप कह सकते हैं, या तो आप संयुक्त राज्य अमेरिका की परिभाषा भी बोल सकते हैं, वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर दोनों चीज़ें सिमिलर मिल जाती हैं हमें, है ना। तो अभी तक मैंने आपको दो बातें बताई हैं। एक बात बताया है आपको निर्धनता के बारे में, थोड़ा सा परिभाषा को रिलेट करा है, फिर निर्धनता के संबंध में दो टाइप बताए थे, एक सापेक्ष निर्धनता बताया था, एक निरपेक्ष निर्धनता। सापेक्ष के अंतर्गत निरपेक्ष के अंतर्गत मैंने दो तीन बातें बताई थी। एक को बताया था मैंने हेड काउंट विधि, और हेड काउंट दो तरीके का होता है। एक आपका होता है यहाँ पे कैलोरी, याद रखेंगे आप लोग, कैलोरी अंतर्ग्रहण को लेकर। दूसरा जो आपका होता है वो न्यूनतम उपभोग व्यय को लेकर होता है। तो ये दो। अब जब कैलोरी वाले की बात हम करते हैं
तो इसमें बेसिकली एक लकड़ा वाला समिति है जो 1989 में गठन किया गया। 1989 में लकड़ा वाला समिति का गठन हुआ, जिसमें 2400 कैलोरी और 2100 कैलोरी को बारे में बात किया। फिर आगे अगर हम बात करते हैं उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ते हैं, तो उस समय एक न्यूनतम उपभोग व्यय के बारे में, तो उस समय एक और समिति आई थी जिसका नाम था 2003 में गठन किया गया सुरेश तेंदुलकर समिति, जो उपभोग व्यय के बारे में बात किया था। तो ये आप ध्यान रखिएगा इसमें सुरेश तेंदुलकर को। अब बात आती है कि आप किस में रखेंगे जी सर? सुरेश तेंदुलकर 2009 में आई थी कि सर 3 में? नहीं, 2003 में इसका गठन किया गया है सर। निर्धनता रेखा के निर्धारण के लिए सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन वर्ष 2003 माना जाएगा। ठीक है, 2003 आप सही रखिएगा, लगाइएगा। कहीं 2009 आप पढ़ रहे हैं क्या? कहाँ, किस बुक में, कहाँ पर? सर मैंने पढ़ा हुआ था, लिखा नहीं, हुआ 2009 सर आप नहीं ध्यान रखेंगे। मैं आपसे बता रहा हूँ, आप 2003 को करेक्ट कर लीजिए। अगर आपने नोट किया है तो गलत किया है आपने, आप करेक्ट कर लीजिए। 2003 है। आगे अगर हम बात करते हैं तो ये तो आपका न्यूनतम उपभोग व्यय के बारे में हो जाएगा। और अगर हम बात करते हैं तो एक आता है रंगराजन समिति। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, रंगराजन समिति कैलोरी के आधार पे नहीं है, रंगराजन समिति जो है न्यूनतम उपभोग व्यय के आधार पर है। इसको नोट कर लीजिएगा, जो 2012 में लाई गई थी। और ये बेसिकली ये भी न्यूनतम उपभोग व्यय विधि को सिफारिश की जांच करने के लिए थी। और इसमें आप ध्यान रखिएगा, गांव के लिए 32 रुपये, शहर के लिए 47 रुपये, यानी 47 रुपये। बस ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद आपका जो है वो सापेक्ष निर्धनता के बारे में मैंने बता ही दिया है आपको कि यूएनओ क्या कहता है, और बाकी ऊपर आपने देख ही लिया है। निम्न वर्ग, मध्यम से नीचे का वर्ग, फिर मध्यम वर्ग, फिर आपका उच्च वर्ग के सापेक्ष के रूप में निर्धनता को रिप्रेजेंट किया है, सापेक्षिक, जिसको रिलेटिव पॉवर्टी कहते हैं। और ये आकलन के बारे में था। अब हम बढ़ते हैं आगे अगर हम बात करते हैं तो निर्धनता। अब देखिए भारत में, अच्छा मैं एक सिंपल सी बात करता हूं आप लोगों से, ये अप्लाइड प्रश्न बनेगा, ये अप्लाइड बनेंगे, वही मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, आप लोग मुझे जवाब देने की कोशिश करना। भारत में निर्धनता की समस्या क्या हो सकती है? समस्या क्या हो सकती है भारत में? निर्धनता की समस्या क्या हो सकती है? अब आप मेडिकल सोशल वर्कर हैं, लखनऊ में बैठे हैं, और कोई दूसरा बंदा या आपसे ऊपर के बंदा अगर आ गया, पूछता है यार ये भारत में निर्धनता है, इसकी समस्या क्या है, कैसे समस्या है इसकी, मतलब क्या रीजंस रहा है? मैं अभी कारण नहीं जान रहा हूँ, एग्जैक्ट कारण पे नहीं आ रहा हूँ, अभी आऊँगा कारण एग्जैक्ट पे, लेकिन मैं इतना जानना चाहता हूँ कि भारत में निर्धनता की समस्या बताइए क्या क्या है। अशिक्षा हो सकती है, अधिक जनसंख्या हो सकती है, और मतलब प्रशिक्षण होता, मतलब रोजगार के प्रशिक्षण, ये भी हो सकता है। रीजन में देखो एग्जैक्ट आप ऐसे बहुत सारी चीज़ें कह सकते हैं। वेरी गुड, आप मेरे पॉइंट को पकड़े। कुछ मेरा कहने का मतलब आप यहाँ पे जो चीज़ें थी, जैसे अगर हम बात करते हैं, जनसंख्या एक सबसे बड़ी चीज़ है। तीव्र जनसंख्या की वृद्धि भारत में निर्धनता की समस्या है, पहली बात, एक तो समस्या ये है। दूसरी, अगर हम बात करते हैं प्राकृतिक शक्तियों का अपर्याप्त उपयोग हो रहा है, प्राकृतिक शक्तियों का, तो ये भी एक प्रकार का निर्धनता का रीजन की समस्या के रूप में हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। आय का असमान वितरण हो रहा है, ये भी एक प्रकार से हम निर्धनता के पॉइंट ऑफ व्यू में रखेंगे समस्या के। अगर हम बात करें प्रति व्यक्ति आय की बात करें, तो भी प्रति व्यक्ति आय में भी, भारत में प्रति व्यक्ति आय में अगर हम बात करते हैं तो निर्धनता का अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ प्रति व्यक्ति आय अन्य देशों की तुलना में काफी कम है। इसी वजह से ये भी एक प्रकार से भारत में निर्धनता की समस्या है। भारत में अपर्याप्त पोषण, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अपर्याप्त पोषण, ठीक है, जहां व्यक्ति अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए आवश्यक एवं संतुलित भोजन भी प्राप्त नहीं कर पाता है, और देश के लगभग 15% लोग पर्याप्त मात्रा में विटामिन युक्त भोजन कर पाते हैं, केवल 15% लोग। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी मैडम बताइए। सर जैसे भी आपने बोला कि अनएडिक्वेट जो मतलब अपर्याप्त भोजन है जी, उसकी वजह से वो प्राप्त नहीं कर पाता है जी, तो जो हमारे पास सर मतलब निर्धनता का एक बहुत बड़ा कारण है। तो सर जब हमारे पास पैसे ही नहीं होंगे खाने के लिए, तो हम भोजन कैसे प्राप्त करेंगे सर? देखिए इवन वो भी नहीं मिल रहा है ना सर, मतलब पौष्टिक आप भोजन भी तो नहीं मिल रहा है। देखिए आप ये चीज़ चले गए उस साइड। मेरा कहने का मतलब ये है कि
सरकार भी कुछ क्षेत्रों में भोजन प्रोवाइड कर रही है। आप इधर क्षेत्र की बात क्यों करते हैं, हम सीधा सर्व शिक्षा अभियान को रिलेट करते हैं, प्राथमिक विद्यालय को रिलेट करते हैं। तो भारत में जो भोजन गांव में या बात करते हैं या शहर में, अगर आप कभी सर्वे करना, आपको देखो मिलेगा प्रतिदिन अलग अलग कैलोरी या अलग अलग भोजन बनाने के बारे में बात की गई है, पकाने के। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है हमारे देश में। आप चले गए कि पैसे ही है नहीं है तो वो भोजन खरीदे, मतलब अनाज लेगा कैसे, ये वहां तक नहीं जाना आपको। अपर्याप्त पोषण, भारत में निर्धनता का अगर हम बात करते हैं समस्या, तो भारत में अपर्याप्त पोषण है। वो अपर्याप्त पोषण कहने का मतलब भारत में अधिकांश व्यक्ति अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए आवश्यक एवं संतुलित भोजन ही प्राप्त नहीं कर पाते हैं, ऐसा है। और देश के ऐसे लगभग मैं बताऊं 15% लोग हैं जो सही, स्वस्थ और अच्छा भोजन ले रहे हैं, विटामिन युक्त। बाकी 85% ऐसा नहीं है। 60 साल, अभी अगर मैं बात करूं 1% में अगर अक्षय कुमार को रखता हूं तो आप कहेंगे कि भाई 60 प्लस हैं वो, लगता नहीं आप हम लोग। अभी आप 60 प्लस आप देख लीजिए, आप लोग शायद मैं ज़्यादा बोल दिया होगा, नहीं तो आप गूगल पे देखना, उनकी एज लगभग इतने समथिंग होगी आसपास में, है ना। तो अब कहने बड़े बड़े जो स्टार है उनके लिए कितने मात्रा में कैलोरी आ रहा है, कैल्शियम कितना आ रहा है, ये सब नाप जोक होता है। मैं बताऊँ मैडम, ये सही है, आपका एक कारक समस्या के रूप में माना जाएगा, आप इसको निगलेक्ट मत करना। भारत में अपर्याप्त पोषण भी कहीं ना कहीं एक प्रकार से भारत में निर्धनता की समस्या को लेकर आता है सामने, है ना। इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में निर्धनता का कारण को लेकर रीजंस, अब यहीं पे देखिए हमें मिलेगा, बहुत सारे रीजंस हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं कारणस में, तो आर्थिक कारण भी है, उद्योग का असंतुलित विकास भी है, पिछड़ी हुई खेती भी है, परिवहन एवं संचार साधनों का अभाव है, तो एक प्रकार से निर्धनता का रीजन बन जाता है। श्रमिक की कार्य कुशलता का अभाव है तो भी भारत में निर्धनता का कारण बन जाता है। अभी सर ने बोला था बेरोजगारी वगैरह को लेकर, तो कहीं ना कहीं वो रीजंस बन जाते हैं। संसाधनों, जो प्राकृतिक संसाधनों हैं, उन प्राकृतिक संसाधनों का अपर्याप्त उपयोग हो रहा है, ये भी कहीं ना कहीं रीजंस बन जाता है। प्राकृतिक प्रकोप है, ये भी रीजन बन जाता है। जाति व्यवस्था है, जाति व्यवस्था भी रीजंस में आएगी। अभी सर ने बोला था अशिक्षा को लेकर, अशिक्षा भी रीजंस के रूप में आएगी। स्वास्थ्य का जो निम्न स्तर है, जैसे मैंने आपको बताया अभी भी कि भारत में अपर्याप्त पोषण, तो ये स्वास्थ्य का निम्न स्तर है, वो भी कहीं ना कहीं एक रीजंस बन जाता है। संयुक्त परिवार की व्यवस्था की बात है, वहां पे भी देखने को हमें मिल सकता है। गंदी तथा घनी बस्तियों की बात करें, वहां पे भी रीजंस देखने को मिल जाता है। तो कई कारण है। आप अगर जब देखते हैं आर्थिक रूप में तो कई रीजंस मिलते हैं, जब आप सामाजिक रूप में देखते हैं या व्यक्तिगत रूप में देखते हैं तो अलग अलग तरीके से हमें रीजंस देखने को मिल जाते हैं। चलिए हम बात करते हैं। देखिए, अधिक जनसंख्या का होना पहली रीजंस है ये, और जाहिर सी बात है उत्पादन एवं रोजगार के अवसर की तुलना में जनसंख्या वृद्धि अधिक होती है, अतः कुछ लोगों को बेरोजगार रहना पड़ता है, जो गरीबी के रूप में सामने आती है। और ये हमसे अच्छा कोई नहीं समझ सकता है कि नहीं, बेरोजगारी। तो ये कहीं ना कहीं एक प्रकार से निर्धनता का रीजंस बन जाता है। अगर हम बात करते हैं जाति प्रथा को लेकर, अब देखिए जाति व्यवस्था या जाति प्रथा बात अगर हम बात करते हैं तो समाज को विभिन्न भागों में बांटकर सहयोग के स्थान पर संघर्ष और जो है मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न होने लगती है। मनमुटाव समझ रहे हो ना, यूपी वाले हैं, समझ ही रहे होंगे, है ना, एक प्रकार से। तो यहां पे मनमुटाव की स्थिति भी उत्पन्न होने लगती है, द्वेष जैसे चीजें आने लगती है, भेदभाव जैसे शब्द हमारे दिमाग या जेहन में आने लगती है, और वह अपनी योग्यता और रुचि के अनुसार दूसरा पेशा नहीं अपना सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति की आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हो पाता है। तो कहीं ना कहीं जाति प्रथा एक प्रकार से रीजंस के रूप में आती है। देखिए यहाँ पे जाति प्रथा के कारण व्यवसाय जन्म के आधार पर निर्धारित हो जाता है, और जिससे योग्य होने के बावजूद दूसरा कार्य करना संभव नहीं हो पाता है। यह अन्य कार्य करना परिस्थिति का मतलब होता है स्टेटस, है ना, स्टेटस के प्रतिकूल माना जाता है। तो ये एक प्रकार से जाति प्रथा भी हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, अभी मैंने शुरुआत में एक चीज बोला था आप लोगों से कि पिछड़ी हुई खेती को लेकर बात कर रहा था। अगर कृषि पर भी अत्यधिक निर्भरता, देखिए देश के लगभग 80% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में रहती है जो कृषि पर निर्भर है, और कृषि उत्पादन संयुक्त परिवार की आवश्यकता पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं होता है।
ऐसे में प्राकृतिक आपदा जैसे सूखा आ जाए, बाढ़ स्थिति और दयनीय कर देता है ऐसी कंडीशन पे। तो जो बताइए, जब सूखा या बाढ़ आ जाएगी तो फिर तो फसल पूरा का पूरा नष्ट। तो यहां अगर हम बात करते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और रीजन से यह है कि कृषि पर अत्यधिक निर्भर है और 80% आप देख रहे हैं यहाँ पे। और सूखा और बाढ़ का रीजन अगर दिखा दिया जाए तो कहीं ना कहीं ये भी कारण के रूप में उभर के हमारे सामने आता है। यहां कृषि के क्षेत्र में उत्पादन अन्य देशों की तुलना में काफी कम हो और किसानों को उत्तम बीज, खाद, कृषि यंत्र, पशु उपलब्ध ही नहीं हो पाते और कृषि की पद्धति प्राचीन और अवैज्ञानिक है। और इन सब कारणों के कारण गरीबी और बेरोजगारी बढ़ रही है। तो जाहिर सी बात है, रीजंस निकल के आ जाता है पिछड़ी हुई खेती, कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, ये भी एक प्रकार से दिखाता है ना। कालाबाजारी, ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं, जो किसानों को उत्पादन और बिचौलियों के हाथों में जाने से अनाज की उचित दाम नहीं मिल पाता है। और अभी अभी आप लोगों ने देख रहे थे, किसान एक बिल आया था, अब उसे समाप्त कर दिया गया है, पता है आप लोगों को, जिसमें बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, आप लोगों ने देखा भी होगा, पंजाब हरियाणा, है ना, न्यूज में बहुत चर्चा में था। कौन फायदा उठाता? बिचौलिए को, उसमें किसान का तो फायदा था ही नहीं। इस कारण तो यही था कि किसान लोग गए थे वहां पे, सोशल एक्शन कर रहे थे या सामाजिक आंदोलन कर रहे थे, जो भी आप समझ रहे हैं, कारण तो यही था। तो काले बाजारी भी कहीं ना कहीं बिचौलिया ले जाता है सारा कुछ, है ना। तो ये कहीं ना कहीं निर्धनता का रीजन बन जाता है। अज्ञानता और अंधविश्वास, अगर हम बात करते हैं तो कुछ व्यक्ति गरीबी को ईश्वर का दंड समझते हैं एवं वे कोई प्रयास नहीं करते हैं। अब अगर हम बात करते हैं, आपने अगर जब कभी सर्वे करेंगे तो देखेंगे तो इतना भावुक होकर आपसे बात करेंगे कि ये ईश्वर ने किया है, ये सब कुछ करेंगे, कुछ नहीं करना नहीं है, बस अपनी गरीबी, अपनी पूरी गाथा गाना शुरू कर देंगे आपके सामने। अगर आप सोशल वर्कर हो, कभी भी भावुक होकर आपको काम करना ही नहीं। अगर भावुक हुए तो फिर आपका सोशल वर्कर काम खराब हो जाएगा, है ना। वहां पे आप उसको मोटिवेट कर सकते हैं, आप उसे समझा सकते हैं, ये काम करो, वो काम करो, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप काउंसलर हैं, तुरंत उसकी काउंसलिंग करके बता दीजिए उसको कि भाई आप यहाँ पे जाइए, वो काम करिए। और साथ ही धार्मिक कर्मकांडों में अपना संचित धन भी खर्च कर देते हैं। आपको बताऊं मैं, वो डॉक्टर को दिखाना नहीं समझेंगे उचित, वो बाबा के पास जाना उचित समझेंगे। कपूर, अगरबत्ती, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब गांव में ही होंगे तो अगर गांव के लोग काफ़ी, सभी लोग यूपी से ही हैं तो सबको अच्छे तरीके से पता होगा, वहाँ बाबा लोग बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं, है ना, उनको दिखाना सही समझेंगे। तो ये चीज़ें होती है। तो कहीं ना कहीं ये भी अज्ञानता है, अंधविश्वास है, ये लेके जाता है गरीबी की तरफ, है ना। सारे पैसे तो ले गए, है कि नहीं। बेरोजगारी की बात करते हैं। अब बेरोजगारी व्यक्ति कार्य करने के योग्य है। आप लोग MSW कर लिए हैं, इग्नू करवा रहा है, JNU करवा रहा है, जामिया करवा रहा है, एटसेट्रा, बहुत सारी यूनिवर्सिटी करवा रही है MSW। हम योग्य हैं, फिर भी उसे काम नहीं मिलता है। अब बताइए जरा, वैकेंसी आई है 11, उत्तर प्रदेश में 11, अभी 38 वैकेंसी आई थी उत्तराखंड में सोशल वर्क की, ये क्या निकाल लो भैया। अभी टीचर की देख लो, प्राइमरी के उत्तर प्रदेश की 69,000 आती है, 72,000 वैकेंसी आती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा उत्तर प्रदेश का, भाई क्यों ये अलग है, हर जगह डालिए, कोई जरूरी थोड़ी संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में डालने के लिए। ये बेरोजगारी कहीं ना कहीं रीजंस बनता है, ये निर्धनता का कारण बनता है। हमने 14,000 रुपये लगा के पढ़ाई किया MSW की कि भाई कहीं ना कहीं एक जगह जॉब करेंगे, वही कंडीशन है, वैकेंसी आती है इतनी, फाइट करने वाले बहुत सारे लोग हैं, है ना। तो ये भी रीजन। 50,000 लगा। जी सर, मेरे वहाँ बहुत पड़ी है, यहाँ कानपुर यूनिवर्सिटी। हाँ बहुत है, बहुत बताता रहा हूँ आपको, आप जब पढ़ेंगे ना बहुत सारे रीजन्स आपको दिखने को मिलेंगे। अच्छा आगे बात कर लेते हैं थोड़ा सा। कृषि क्षेत्र में तकनीकी पिछड़ापन गरीबी का मुख्य कारण क्या हो सकता है। अभी इसके बाद ना एक आंदोलन करना बताएंगे, कोई बंदे जुटाइए, उसके बाद आंदोलन करते हैं हम भी, हम सारे लोग सोशल वर्कर लोग भी, भाई MSW करके बैठे हुए हैं, क्या करें, है कि नहीं। और करना ही पड़ेगा जब तक हम। बहुत खाली हैं, जितने हाँ गवर्नमेंट बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं,
हाँ जैसे कानपुर में है, हर एक जिले में लगभग एक हॉस्पिटल होता है, उनमें सब वैकेंसियाँ खाली करी तो कुछ करिए। हॉस्पिटल के साथ साथ सर मैं आपको बता दूं, कोई प्राथमिक स्कूल हो या कोई यहाँ तक प्राइवेट प्राइवेट स्कूल भी हो, जो जितने कॉन्वेंट स्कूल हैं, न्यू कैम्ब्रिज ले लीजिए और बहुत सारे एक्सपोर्ट बहुत सारे हैं न्यू कैम्ब्रिज टाइप के जो है प्राइवेट स्कूल है, उन प्राइवेट स्कूलों में एक सोशल वर्कर होना चाहिए। नहीं रखे हैं इन लोगों ने। यहाँ तक कि मैं आपसे बताऊं, हॉस्पिटल तो छोड़ दीजिए, कंपनी में भी सोशल वर्कर होना चाहिए। कंपनी में भी, वहाँ पे भी सोशल वर्कर नहीं है। ये खुद अपने आप सोशल वर्कर बन जाते हैं, बैठेंगे चाय पीने, बताना शुरू कर देंगे, नहीं ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। स्कूल्स में टीचर नहीं है, हाँ, तो हम स्कूल्स में सोशल वर्कर्स की कैसे बात कर सकते हैं? सोशल वर्कर की बात करना पड़ेगा मैडम। सोशल वर्कर ही बच्चों को, पेरेंट्स को काउंसलिंग वही करेगा, बच्चों को उसकी समस्या को उसके आवश्यकता के आधार पे उसको किस तरीके से उसको डिवाइड करेगा। वो सब तो बात की बात है, पहले टीचर तो आए पढ़ाने, इतनी वैकेंसीज हैं, टीचर्स ही नहीं है स्कूल्स में सर। टीचर को तो पहले छोड़ो, आप टीचर हो कि आप सोशल वर्कर हो, ये पहले बताओ सर तुम्हें। मैं तो दोनों पक्ष पे बात कर रही हूँ ना। नहीं नहीं, आपको दोनों पक्ष पे ही नहीं जाना है। हाँ सर मैं दोनों हूँ, मैं टीचर भी हूँ, सोशल वर्कर भी हूँ। नहीं, आप तो आप मैथ भी है, इसीलिए तो बात कर रहे हैं वो टीचिंग की। हाँ, आप सर, लोग मैं टीचर भी हूँ और सोशल वर्कर भी हूँ। नहीं, दोनों। मैं आप सबसे यही कहूँ भाई, चलो अच्छी बात है, वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया है। अगर आप टीचर के साथ साथ आप सोशल वर्कर हैं, बहुत अच्छी बात है, फिर तो बहुत अच्छे स्कोप में आप हैं। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं कि सोशल वर्कर के लिए प्राथमिकता होनी चाहिए, सोशल वर्कर डिसाइड करेगा कि कौन सा टीचर यहाँ पे रहेगा, कौन सा टीचर यहाँ पे नहीं रहेगा, ये सोशल वर्कर काम करेगा। आपने निकाल लिया 69,000 वैकेंसी, 69,000 वैकेंसी के बाद मेरिट वगैरह निकाले, भाई जानो तो समझो तो सही, वो उसके लेवल है कि नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे, उनको पूरा अगर साइंस की स्पेलिंग पूछ लोगे तो उनको साइंस की स्पेलिंग नहीं आती होगी, साइन थीटा कॉस थीटा पूछ लोगे तो उनको कॉस थीटा का 30 का मान नहीं आता होगा, लेकिन वो आज अध्यापक बने पड़े हुए हैं, है ना। तो उन लोगों का ऐसे में सोशल वर्कर जो होता है वो उस लेवल के बारे में जानकारी रखता है, वो हर एक चीज़ के बारे में वो निकाल कर लाएगा बच्चों को। अपने घर में रखे हैं वो लोग, बच्चे पढ़ाते भी नहीं है, जैसे अभी आपने कहा कि टीचर ही नहीं है, तो आप जैसे बहुत सारे पेरेंट्स भी हो सकते हैं, भाई अच्छी पढ़ाई नहीं होती, चलो इनको रखो घर पे, क्या करेंगे जाके, वो क्या कर लेंगे। और उत्तर प्रदेश में ऐसा हम देख सकते हैं जहाँ पे मलिन और स्लम एरिया वगैरह है, तो ऐसे लोगों को बाहर लाने के लिए सोशल वर्कर एक टीम बनाएगा और उन टीम के लिए सोशल वर्कर उनको भेजेगा और वहाँ से सर्वे करेगा, निकाल के लाएगा कि यहाँ पे 11 बच्चे 10 बच्चे 20 बच्चे रह गए हैं जिनको विद्यालय में ज़रूरी है उनको डालना, तो उनको सोशल वर्कर ये टेक्निक लगाएगा। तो सोशल वर्कर यहाँ पे अहम भूमिका निभाता है। मैं कहूँगा सोशल वर्कर के लिए एक बार सोशल एक्शन आप सभी लोगों को करना चाहिए। टीम बनाओ, सोशल एक्शन करो, चाहे लखनऊ में चाहे कानपुर में, जहाँ पे भी हमारी बात वो लोग सुने जाने। उनको सिर्फ इतना है कि भाई बस पैसे ले रहे हैं 14,000 16,000 रुपये सालाना हम लोगों से पढ़ाई करा के, और ऊपर से इतना सारा काम करवा रहे हैं और कुछ होता है नहीं, इनकी बस की बात है ना। सर किस तरीके से इसकी प्लानिंग? 36,000 रुपये। जी सर, एक बार मैं वीडियो को स्टॉप करता हूँ, नहीं तो ना ये सब आगे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए, कृषि क्षेत्र का तकनीकी पिछड़ापन गरीबी का मुख्य कारण माना जाता है। अच्छा, अभी हम बात भी किया कि पिछड़ी हुई खेती को लेकर भी अब तकनीकी है, टेक्निक सिस्टम है। चलिए अच्छी बात है, अगर आप जा रहे हैं देश विदेश में जा रहे हैं, अब जानकारी ले रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन टेक्निक को तो लाइए, वो यूज़ तो करिए गाँव में लाके। अब एक भी बंदा, अगर आप किसी भी, इस समय देखो उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है, किसी भी नेता से अगर आप पूछेंगे तो कहेंगे कि हम क्षेत्र में लाएंगे भाई, टेक्नोलॉजी लाएंगे, कंपनी लाएंगे, फलाना ठिकाना, सब कुछ बोलेंगे, सब कुछ यही कहेंगे। और आप जरा नज़र उठा के देखिए, चले जाइए थोड़ा सा और भी, जैसे सुल्तानपुर में है, अगर मुजफ्फरपुर, जहाँ के भी आप लोग हैं, अपने गाँव के क्षेत्र में उठा के देखिए कौन सी कंपनी है जहाँ पे आपके लोग काम कर रहे हैं, वहाँ के युवा लोग, बताइए। एक तो खोल का जन सेवा केंद्र, अभी इतनी जन सेवा केंद्र हो गई है, उससे बताइए कितना कमाई हो रही है जन सेवा केंद्र से। दिन भर में अगर 10 लोग आ गए तो चलो भैया, आधार आज आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र बनवा लिया, ठीक है, तो कितनी बार बनवाएगा? एक बार बन गया तो बहुत है, अब जिंदगी भर बनवाता ही रहेगा जन सेवा केंद्र के माध्यम से। केवल इतना ही काम है, घरेलू हिंसा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें। कृषि के क्षेत्र में भी अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे टेक्नोलॉजी, उसको लाइए। अभी आप फेसबुक पे देखते होंगे, मशीन ऐसी ऐसी आ जाती है, गेहूँ कट जाता है, चावल कट जाता है, और लकड़ियाँ कटने लगती हैं, इतनी सफाई से कटती हैं। कौन सा हमारे पास है? वो अपने अदर देशों को हम फेसबुक पे देखते हैं, इतनी अच्छी अच्छी मशीनें हैं, हमारे देश में है ही नहीं वो सारी चीज़ें। अगर आप जा रहे हैं कहीं पे, दौरा कर रहे हैं, ठीक है, उसको लाने की कोशिश भी करें। मित्रता अच्छी होती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ लाना भी हमें चाहिए उस चीज़ों को।
आगे अगर हम बात करते हैं प्रतिकूल जलवायु के बारे में, कुछ स्थानों पर बर्फ बहुत पड़ती है, कुछ जगह रेगिस्तान या पहाड़ भी हैं, ऐसा हम सभी लोग जानते हैं। राजस्थान की बात करें, पंजाब, हर जगह की बात कर लेते हैं, वहाँ पे हर जगह है ये। और ऐसा स्थानों पर अगर हम बात करें उत्पादन बहुत कम होता है एवं रोजगार भी नहीं मिलता है। अब आप राजस्थान वाले स्टूडेंट से पूछना कभी, उनकी समस्या के बारे में बोलना, देखना वो भी बताएंगे। तो प्रतिकूल जलवायु भी एक प्रकार से रीजन बन जाता है कभी कभी भारत में निर्धनता का कारण, ये भी है ना। आगे बात करते हैं, तो ये रीजंस है ना, तो ये हमने कारण देखे, और कारण ऐसे में बहुत हैं, ऐसी बात नहीं है। आर्थिक निर्भरता और ऋण ग्रस्तता भी है आपका, है ना। अब निर्धनता और पर निर्धनता के साथ साथ अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो ये पर निर्धनता और निर्धनता दोनों एक साथ चलती है, और इससे ग्रस्त व्यक्ति दूसरे की कृपा के पात्र बन जाते हैं और उनसे ऋण लेने के लिए बाध्य हो जाते हैं, और निर्धनता का कारण कोई भिक्षावृत्ति और आवारागर्दी की ओर अग्रसर हो जाती है। ऐसी कंडीशन पर तो आर्थिक निर्भरता जो ऋणग्रस्तता पर भी आधारित कहीं ना कहीं रीजंस बन जाता है। युद्ध का जो है एक प्रकार से अगर हम बात करते हैं, युद्ध का एक प्रकार से बोझ, ये भी एक प्रकार से कारण बनता है। राजनीतिक दल बदली और भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, निरक्षरता और अशिक्षा में वृद्धि, अपराधों में वृद्धि। अब भाई जॉब नहीं मिलेगी तो क्या करेगा बंदा, महंगाई इतनी है, बाइक लिया है तो भाई 100 यानी 1 लीटर पेट्रोल तो डालेगा, और नहीं मिलेगा तो अपराध करेगा, चोरी करेगा, चाहे वो बाहर करे चाहे घर में करे, करेगा तो सही। तो ये सारी चीज़ें भाई युवा है वो, जाहिर सी बात है उसके अंदर वो चीज़ें आएगी कहीं ना कहीं। आगे अगर हम बात करते हैं निर्धनता के दुष्प्रभाव या निर्धनता की समस्या क्या है, अब यहाँ पे बताया गया है ILO के अकॉर्डिंग 1919 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की गठन किया गया था। नोट करिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ILO भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि इसकी गठन कब किया गया था, 1919 में। तो इसके अकॉर्डिंग कहा गया कि निर्धनता कहीं भी सर्वत्र उन्नति के लिए खतरनाक होती है। तो अगर बन जाए प्रश्न सर्वत्र उन्नति के लिए खतरनाक होती है तो ILO का नाम लगा के चले आना, ठीक है, ये उसके अकॉर्डिंग है। आगे बात करते हैं, निर्धनता के दुष्प्रभाव के निम्न बिंदुओं पर देखा जा सकता है। जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो जीवन की समस्या और निर्धनता से ग्रस्त व्यक्ति की सामाजिक, आर्थिक, मानसिक जीवन अवरुद्ध हो जाता है ना, ये चीज़ आप देख सकते हैं। उचित अनुचित, पाप पुण्य आदि के बीच में भेदभाव करने में असमर्थ हो जाता है। स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, ये आप भलीभांति तरीके से जानते हैं। भोजन का, जैसे भी मैडम बताएं, तो ये भी कहीं कहीं रीजन बनता है। भोजन का अभाव, कुपोषण, आवास में दयनीय दशा का सामना करना पड़ जाता है ना। तो ये देखो हर जगह सही तरीके से काम नहीं हो रहे हैं। अभी भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हमारे देश में है। इस चीज़ को हम लोगों को भूलना नहीं चाहिए, है ना। राजनीति सिर्फ हो रही बस, अपने राजनीति इंडिया में। भिक्षावृत्ति की बात करें तो निर्धन व्यक्ति को जब आय का कोई अवसर ही नहीं मिलता है तो वह भीख मांगने लगता है, मजदूर बन जाता है। और आपको मैं बता दूं, कोविड-19 में जो लॉकडाउन हुआ था, ये स्थिति ज़्यादा रीजंस बनकर आई थी भिक्षावृत्ति का, ठीक है, भीख मांगने को मजबूर हो जाना। अच्छा, ये जरूरी नहीं कि ये भीख ही मांगे, भाई मजदूरी का काम करने लगा। मैंने देखा था, एक सब्जी बेच रही थी, PhD किया हुआ था, महिला थी, उसका सिलेक्शन हो गया शायद मध्य प्रदेश में, यूनिवर्सिटी में ले लिया उन्होंने। आप लोगों ने भी देखा होगा शायद। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं PhD, देखा सब। हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं PhD वगैरह करते हैं, और वो क्या नाम है, अभी अगर आपको नौकरी ना मिले भाई तो क्या करोगे भाई, अपना जीवन यापन तो करना पड़ेगा, हमें कुछ ना कुछ तो काम करना ही पड़ेगा। नौकरी नहीं मिलेगी, अब कहीं वैकेंसी निकलती है, हमें करना क्या है। अगर हमारी आर्थिक स्थिति, बैकग्राउंड ठीक ठाक नहीं तो हमें भाई कमाना ही पड़ेगा, कोई नहीं, चाहे मजदूरी काम करे चाहे कुछ भी काम करे, वो तो करना ही पड़ेगा। आगे बात करते हैं बाल श्रम को लेकर। बाल श्रम जिन परिवारों का मुखिया परिवार का मूलभूत का मतलब होता है बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं होता है, तो उसके घर में बच्चों को भी कार्य करने में जो है मजबूर होना पड़ता है, और हो जाता है। ऐसे में देखने को हमें मिलता है, गाँव में भी करने को, है ना। तो ऐसी कंडीशन पे बाल श्रम भी देखने को मिलता है। अपराध और वेश्यावृत्ति, और ये आपको बता दूं, ये तो आप अच्छे तरीके से जानते होंगे अपराध और वेश्यावृत्ति के बारे में। जाहिर सी बात है, निर्धनता का कारण कुछ व्यक्तियों का जीविकोपार्जन के लिए अपराध है या तो वेश्यावृत्ति को अपना लेते हैं, जिससे उनका नैतिक पतन होना शुरू हो जाता है।
अपने मुंबई दिल्ली जैसे शहरों की अगर हम बात करें, हाई फाई सोसाइटी में जब कोई कहीं से आता है पढ़ने के लिए, स्टूडेंट ही आता है यहाँ पे दिल्ली में, अब उसके पास देखता भाई सोसाइटी ऐसी हाई फाई है, ये ऐसे रह रहे हैं, ऐसे खा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं वहाँ पे, और अर्निंग है नहीं उतना, पैसे उतना आ नहीं रहे हैं, तो कोई ना कोई अपना काम या तो अपराध या तो ये वेश्यावृत्ति अपना लेते। तो ये एक प्रकार से ये निर्धनता का रीजंस बन रहा है, ये कारण बन रहा है एक प्रकार से। पारिवारिक विघटन भी कहीं ना कहीं भूमिका निभाता है भाई, कि निर्धनता के कारण घर में छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़े मारपीट आदि जो है सामान्य बात हो गई है, जिससे तलाक, अनैतिक यौन संबंध आदि की जो है लिप्तता होने लगती है और परिवार विघटित होने लगता है ना। तो ये चीज़ें देखने को मिलता है, पारिवारिक विघटन भी होने को मिल जाता है। यहाँ तक कि रीजंस भी मान सकते हैं, आजकल जो प्रेम विवाह है, लव मैरिज जिसको आप लोग कहते हैं, ये भी रीजंस बनते हैं, है ना। तो ये 2% सक्सेस है, आप ऐसे भी ना कहें कि यह पूर्ण रूप से प्रेम विवाह पारिवारिक विघटन का रीजन बनता है। 2% आप गूगल करके देखिएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, ऐसा ही नहीं है ये सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी लोग मान नहीं रहे हैं। आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं का दुष्चक्र ये भी है। यहाँ पे निम्न जीवन स्तर पर आर्थिक सामाजिक शोषण और संघर्ष का समस्या उत्पन्न होती है, जो स्वयं की निर्धनता को उत्पन्न कर देती है। ये सारी चीज़ें बहुत सरल है, बस हमें समझना है ना। अब देखिए, ये पंचवर्षीय योजना आपको मैं एक अलग से क्लास लूँगा जिसमें मैं बताऊँगा आप लोगों से। तो वो बेसिकली 1951 से लेके 5 साल ऐड करते जाइएगा, ठीक है, 4 बार तक ऐड करते जाइएगा। उसके बाद आपको जो मिलेगा पाँचवा आपको मिलेगा 1974 से लेकर 1978 तक। ये एक ही ऐसी पंचवर्षीय योजना है जो 4 साल की थी, बस इतनी बात ध्यान रखिएगा। और पहली पंचवर्षीय योजना में ये मत ध्यान रखिए कि भाई एग्जाम ये पूछा जाएगा कब से कब तक स्टार्ट हुआ, इतना सरल प्रश्न थोड़ी ना आता है। ये पूछेगा कि पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान में बताइए, ठीक है, कौन सी क्रियाविधि हुई है। तो समाज के हर क्षेत्र में विकास को समाहित किया गया था, एक प्रकार से सर्वांगीण विकास, ये ऑप्शन में रहेगा। और छठी पंचवर्षीय योजना की बात अगर मैं करता हूं तो गरीबी हटाओ का नारा। तो ये 2 पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिएगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डबल स्टार छठी पंचवर्षीय योजना के अकॉर्डिंग गरीबी हटाओ, ये याद रखिएगा। ये प्रश्न बना भी है, यूजीसी के सोशल वर्क में प्रश्न बनाया गया है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की बात करते हैं 1900। देखिए अब एक ही प्रश्न, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब संचालित हुआ, बस लगा देना 1952, हो गया करेक्ट आपका। और इसके अंतर्गत कृषि, पशु जो है पशु प्रबंधन, गरीबी, लघु उद्योग का विकास, स्वास्थ्य, सामाजिक शिक्षा का बेहतर, बहुमुखी विकास। बहुमुखी का मतलब होता है चौमुखी विकास, चौमुखी का मतलब होता है सर्वांगीण विकास, यानी उस पर बल देना चारों तरफ से शिक्षा पर, है ना। ये चीज़ें हो जाएगी। पंचायती राज, अब बलवंत राय मेहता समिति, ये बेसिकली एक उत्तर प्रदेश में ना एक वो चला है, एक एग्ज़ाम चला है, अभी स्टार्ट किया गया है, जो एसएससी वगैरह दे सकते हैं आप। पेट मालूम है, पेट, हाँ पेट चला है। अब पेट में ये प्रश्न आया हुआ था बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पे पंचायती राज की स्थापना को लेकर। ये आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा हो सकता है उत्तर प्रदेश के संबंध में पंचायत वगैरह ज़्यादा है वहाँ पे, है ना, वो सारी चीज़ें होती रहती, प्रधान उर्धान बीडीसी वगैरह सब कुछ होता है। तो ये हो सकता है प्रश्न बना दे सामान्यता में। तो जो 40 नंबर का प्रश्न है वो इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के जितने भी एग्जाम होते हैं ये पूछा जाता है उसमें। तो इसकी स्थापना 1993 में इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया था, इसको याद रखिएगा। तब से लेकर आज तक के यह ग्रामीण क्षेत्र में सफलतापूर्वक जो है क्रियाशील रही है। तो ये आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। अन्य योजनाएं भी देख लेते हैं। तो 1970 के दशक में सामाजिक न्याय पर आधारित है, विकास के आदर्श माना गया है। और सीमांत किसान, कृषि मजदूर, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जौहर रोजगार योजनाएं और अच्छा देखिए जितनी योजनाएं और भी हैं, मैं आप सबसे बात करूंगा उत्तर प्रदेश की योजनाओं के बारे में, ठीक है। तो यहाँ आप प्रेशर मत डालिएगा कि हमें ये सारी चीज़ें पढ़नी है। अभी उत्तर प्रदेश योजनाएं जो जितनी चलाई गई हैं वो अलग से पढ़ेंगे हम लोग, बशर्ते आप ये जानिए। और जो योजनाएं हैं ये गरीबी भी देखने को हमें मिल जाते हैं, ठीक है। जैसे कार्यक्रम शुरू किए गए हैं और इससे गरीबी के जो प्रतिशत में कमी आई है, लेकिन जनसंख्या वृद्धि के कारण कुल जनसंख्या में निरंतर वृद्धि भी होती रही है, ठीक है। तो ये एक रीजंस बने हैं, इन योजनाओं के माध्यम से निर्धनता को दूर करने की बात की गई है। तो कहीं ना कहीं निर्धनता के उन्मूलन में एक अहम भूमिका होती है, उन्मूलन के उपायों में एक अहम भूमिका होती है जो है योजनाओं को लेकर। पंचवर्षीय योजनाओं को लेकर मैं अगर आपसे बात करूं तो पंचवर्षीय योजना में अगर हम बात करते हैं, पहली योजना में 45 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार दिया गया था। 45 लाख लोगों को पहली पंचवर्षीय योजना में,
तो ये निर्धनता को समाप्त करने के उपाय हैं ये। आप कुटीर उद्योग लगा दीजिए, लघु उद्योग लगा दीजिए, सहकारी समिति बना दीजिए, शिक्षा यातायात की व्यवस्था कर दीजिए, कृषि की व्यवस्था कर दीजिए, पशुपालन की व्यवस्था कर दीजिए, तो जाहिर सी बात है सामुदायिक विकास योजनाएं प्रारंभ हो गई, हो गया सारा काम सिस्टम। तो ये सारी चीज़ें है नहीं है, लेकिन चला था पहले निर्धनता को रोकने के लिए। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना में, जो 1956 के अकॉर्डिंग 56 और 61 में लाया गया था, उसमें भी बात की गई थी कि उस योजना में 20% रकम जो है उद्योग पर खर्च किए गए थे। अब इतना डीप में मत जाइएगा आप लोग, ये सब नहीं आने वाला है, बस सकते आप जेहन में रखिए, आप लोग सुने रहिए बस ये सारी चीज़ों को। 1961-66 में एक योजना तृतीय पंचवर्षीय योजना थी, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या हुआ था कि राष्ट्रीय आय में 5% की दर से अधिक वृद्धि करना, राष्ट्रीय आय को लेकर, ठीक है। और इसी योजना काल में राष्ट्रीय आय को केवल 2.6% जो है वृद्धि भी की गई थी, ठीक है। पांचवी पंचवर्षीय योजना आपको पता ही है कि मैंने बताया था कि ये 4 साल चली है, और इसमें आत्मनिर्भरता, न्यूनतम मजदूरी, ये सारी चीज़ों को लेकर निर्यात को बढ़ाने का प्रयास किया गया था। छठी पंचवर्षीय योजना में जैसे गरीबी हटाओ, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस तरीके का नारा आया था, ठीक है। तो ये चीज़ें हम यहाँ पे ध्यान में रख सकते हैं। और गरीबी हटाओ आंदोलन तभी सफल हो सकता है जब सभी क्षेत्रों में संगठित प्रयास किए जाएंगे, है ना, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। इसके लिए तो भाई ये करना जरूरी पड़ेगा, संगठित। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा था कि भाई जब तक यूनिटी नहीं बनाओगे तब तक कोई चीज़ नहीं हो पाएगा, चाहे सोशल वर्कर का, चाहे एक्सेट्रा कोई भी काम ले लो आप, है ना। उसके लिए आपको यूनिटी बनानी पड़ेगी पहले तो। आगे बात करते हैं हरित क्रांति को लेकर। हरित क्रांति 1966 और 67 में शुरू हुई थी, आपको मालूम होगा। और हरित क्रांति में जो है खाद्य में निर्भर लाया गया, और प्रति व्यक्ति की आय में वृद्धि भी हुई थी, गरीबी में सुधार हुआ था, स्वास्थ्य में सुधार हुआ था, ग्रामीण जीवन के स्तर में सुधार हुआ था, कृषक की मानसिकता का नवाचार को ग्रहण करने को लेकर था, ठीक है। मनरेगा, अगर हम बात करते हैं मनरेगा के बारे में, आप मनरेगा के बारे में अच्छे से आपको जानकारी भी होगी। इसको बेसिकली महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, हाँ, रोजगार गारंटी अधिनियम के नाम से जानते हैं, और ये 2006 में लॉन्च किया गया था। बेसिकली इस एक्ट को 2005 के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना था? 2005 के नाम से जाना जाता है। लॉन्च जो किया गया था 2006 में किया गया था। तो आप इस, और ये मिनिस्ट्री थी, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। उस मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग जो है किया गया था। और आपको अच्छे तरीके से पता होगा लॉन्च भाई, जब जाहिर सी बात है 2006 की या 5 की बात मैं कर रहा हूँ, तो उस समय मनमोहन सिंह रहे होंगे, तो पीएम थे मनमोहन सिंह, उनके नेतृत्व में ये लॉन्च किया गया था। आप इसको यहाँ से समझ सकते हैं। और 2006 में इस योजना को शुरुआत हुई, जिसमें से 100 दिन जो है रोजगार गारंटी प्रदान की। अच्छा, एक बार यूजीसी में प्रश्न बना था कितने दिन के लिए काम रोजगार प्रोवाइड किया गया है मनरेगा में, तो 100 दिन ऑप्शन में था, 100 दिन ऑप्शन में था, 100 दिन ये प्रश्न बना हुआ। हाँ, कितना 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 बढ़ा दिया गया सर, 120 दिन कर दिया। अच्छा, 120 दिन है, 120 से शायद भी बढ़ाया सर, 180 कर दिया है कुछ। चलिए अच्छा, इसको छोड़ दीजिए 100 दिन का, फिर मैं इसको आपको बता दूंगा, ठीक है, अभी देखकर। और ये चीज़ ये ध्यान रखिएगा। एक इसके अंतर्गत एक अगर हम बात करते हैं प्रतिदिन रुपए की बात करते हैं तो 220 रुपये, क्या इसमें भी बढ़ाया गया है? देखो, मैं तो याद मुझे कि भाई 100 दिन 220 रुपये, ये तो मुझे पता है। आप लोग जानते हैं तो यार, तो रुक जाइए, मैं इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेकर आप लोगों को बता दूंगा कल वाली क्लास में, या तो अभी मैं ग्रुप में मैसेज भी डाल दूंगा, ठीक है ना? ठीक है, बोलते रहिए थोड़ा बहुत। ये अलग अलग राज्यों के हिसाब से इसकी होती है। चलो अच्छा, ठीक है फिर। 100 दिन। तो आगे अगर हम बात करते हैं, निर्धनता दूर करने के लिए सुझाव है जनसंख्या वृद्धि पर प्रभावी नियंत्रण किया जाए। अब सोशल वर्कर हो, करना ये जरूर, ठीक है। लोगों के आबादी शिक्षा के लिए तकनीकी का शिक्षा दी जाए, है ना। अब अगर हम बात करते हैं एनईपी के बारे में, नई पॉलिसी के बारे में, शिक्षा नीति के बारे में 2020 वाली, अब पहले नंबर पर कौन है? कौन बताएगा? पहले नंबर पर कौन राज्य है जो जिसने सबसे पहले लागू किया था? कौन राज्य है? कर्नाटक। नंबर दूसरे पर, स्क्रीन पर देखिए, नंबर दूसरे पर एमपी, मध्य प्रदेश। ये याद रखिएगा। अब ये हर राज्य में होना चाहिए ना, अच्छी नीति है शिक्षा नीति, लागू करना चाहिए, नहीं है लागू, है ना, ये चीज़ है।
तो 2 राज्य हैं, पहले नंबर पे कर्नाटक, नंबर 2 पे एमपी। भ्रष्टाचार पे शून्य सहिष्णुता की नीति अपनाई जाए और ग्रामीण विकास के अत्यधिक जोर दिया जाए। युवाओं पर रोजगारपरक शिक्षा मुहैया कराई जाए। स्वरोजगार के लिए जो है माहौल बनाया जाए। सामाजिक कुप्रथा जैसे दहेज पर रोक लगाई जाए। आज भी उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों की अगर हम बात करते हैं तो मिलता है देखने को। स्त्री शिक्षा पर एवं रोजगार को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ये चीज़ हो जाएगी। निर्धनता के बारे में मैंने अभी आप लोगों से बात कर रहा था ना, देखो वहाँ पे थोड़ा सा चर्चा किया हूँ, सापेक्ष निर्धनता क्या है, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे जो है लॉरेंस वक्र याद रख लीजिए, ठीक है। लॉरेंस वक्र में ये बेसिकली पूछा जाता है, लॉरेंस वक्र जो है एक मध्यम धन के संचयी प्रतिशत को निरूपित करते हैं, लॉरेंस वक्र। ये एक लाइन यहाँ से यहाँ तक याद रखिएगा। और ये कब आया है तो 1905 में, इसको ध्यान रखिएगा। और निरपेक्ष निर्धनता आप देख रहे हैं यहाँ पे 2100 और 2400 कैलोरी वगैरह है ना। बाकी आपका टॉपिक जो है यहाँ पे निर्धनता समाप्त हो चुकी है। तेंदुलकर समिति भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, ठीक है। वो सारी चीज़ें, जितनी भी समितियाँ हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। आज की क्लास इतना ही रहेगा। कारण भी देखिए, सामाजिक के रूप में भी मिलेगा आपको, व्यक्तिगत रूप में भी मिलेगा, जननांकी कारण के रूप में भी मिलेगा, है ना। सारे रीजन्स आपको मिल जाएंगे। पंचवर्षीय योजनाएं भी मिलेंगी, इसमें कौन से क्या बातें हुई थी, ठीक है। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना हो गई, ठीक है। प्रथम पंचवर्षीय योजना हो गई, ठीक है। ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपकी।